नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी टेट 2026 यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट 2026 आपका जुलाई में प्रस्तावित है और जुलाई में चूंकि एग्ज़ाम कैलेंडर के द्वारा ये पूरा एग्ज़ाम कैलेंडर में ये शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ये पहले से ही बताया गया है कि जुलाई में आपकी यह परीक्षा ली जा सकती है, लेकिन अभी इस पर भी संशय है कि जुलाई में भी यह परीक्षा ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी। अभी तक इस पर कोई एक सकारात्मक रुख देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो कोई नहीं, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या है और हमें पेपर का पैटर्न किस तरीके का है और इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग भी है और क्या इसमें कौन सी, अगर जुलाई में प्रस्तावित है और पेपर जुलाई में होता है तो हमें ऐसे कौन कौन से सोर्स फॉलो करना चाहिए जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अंक हमें मिल सके। तो जो बच्चे सीटेट इस बार उनका बहुत अच्छा गया है, यकीनन वो भी वैसे यूपी टेट की आप तैयारी करते रहिए, लेकिन जिन बच्चों का सीटेट इस बार अच्छा गया है तो वो पहले ही आश्वस्त हैं कि चलो एक बार यूपी टेट जो है, अगर हमारे पास अगर कम टाइम हुआ नहीं भी हुआ तो कम से कम सीटेट तो हमारे पास है। लेकिन जिन बच्चों का सीटेट इस बार अच्छा नहीं गया है तो उनके पास एक सबसे अच्छा विकल्प है यूपी टेट की, है ना, परीक्षा। तो चलिए आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले पैटर्न का विश्लेषण क्या है, तो इसका अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो ये पैटर्न पहले तो दो पेपर आपके होते हैं, है ना, दो पेपर आपके देखने को मिलते हैं। तो पहला होता है लेवल फर्स्ट जो कि प्राथमिक स्तर के लिए होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि भाई प्राइमरी लेवल का है, यानी कि कक्षा 1 से 5 स्तर के लिए यह देखने को मिलता है। ठीक है, और एक होता है सेकंड लेवल सेकंड यानी कि पेपर 2 जो कि कक्षा ये उच्च प्राथमिक स्तर के लिए होता है, कक्षा 6 से, है ना, 6th से लेकर के 8th तक के, है ना, स्तर के लिए यह आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। ठीक है, तो लेवल फर्स्ट में अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो इसमें 30 प्रश्न सीडीपी का हमें देखने को मिलता है और 30 प्रश्न हमें गणित का यानी कि मैथ का देखने को मिलता है और 30 क्वेश्चन ईवीएस का देखने को मिलता है और कम से कम 30 प्रश्न लैंग्वेज सेकेंड फर्स्ट और आपका 30 जो प्रश्न है वो लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज जो है आपका सेकंड। भाई हम दो भाषा चुनते हैं, तो आपने अगर हिंदी भाषा पहली चुनी है तो दूसरी अंग्रेजी, आपने संस्कृत में कोई भी चुना है, तो ये आपका कुल मिलाकर के ये पेपर का एक पैटर्न है ना, कि पेपर में आपका एक ये पूछा जाएगा कि भाई सीडीपी और आपका मैथ और ये आपका ईवीएस और ये आपका लैंग्वेज फर्स्ट और ये लैंग्वेज सेकंड। अगर मैं सबका देखूं तो 5 तिहाई 15 यानी कि 150 प्रश्न आपके क्या है, 150 प्रश्न 150 अंक का आपका होगा। अगर हम इसमें बात करें तो नकारात्मक अंक यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, निगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब आते हैं लेवल 2 के स्तर के परीक्षा के बारे में देखते हैं। तो इसमें भी वही सीडीपी तो पूछा ही जाएगा, 30 प्रश्न होंगे 30 अंक के, और दूसरा आपका आएगा कौन सा जो है, तो इसमें अगर हम देखें तो आपका 2 लैंग्वेज होगा क्या, और 60 सीडीपी के बाद अगर मैं बात करूं तो यदि आपका एसएसटी है या आपका साइंस है तो आपके सब्जेक्ट का कम से कम 60 प्रश्न, है ना, 60 सवाल 60 अंक के देखने को मिलेंगे। तो सीधे आपका बच्चों क्या हो गया, 90 हो गया, है ना। और तीसरा आते हैं वही आपका लैंग्वेज बच्चों, लैंग्वेज फर्स्ट, ये आपके 30 प्रश्न हैं
और एक है आपका लैंग्वेज सेकंड, ये 30 प्रश्न है। तो आप यहीं पर कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपका यहाँ पे क्या है, पूरा 90 नंबर है, और 90 और यहाँ पे आपका 110, 120, 130 और 140, और यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये आपका 90, तो ये पूरा टोटल 120 और ये 30, 150 प्रश्न, 150 प्रश्न और आपका 150 अंक का ये पेपर होता है। नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं। अब बच्चों सबसे बड़ा ये सवाल है कि सीटेट और यूपी टेट में फर्क आखिर कितना है, क्या बहुत ज्यादा फर्क है या बस थोड़ा ही हमें फर्क देखने को मिलता है? कितना ज्यादा फर्क है? अगर सीटेट यूपी टेट की बात करें तो हमें कितना अंतर देखने को मिलता है? तो देखो स्टूडेंट, सीटेट में पहले से ही फिक्स है कि अगर ईवीएस के सवाल आ रहे हैं तो 15 कंटेंट के आएंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड के आते हैं, और 15 सवाल सीधे सीधे तौर पे पेडागोजी मस्ट है। लेकिन यूपी टेट ऐसा नहीं है। भले सिलेबस में जो है, सिलेबस में आपने देखा कि आयोग के वेबसाइट पे जो भी सिलेबस है उसमें बहुत कुछ भी अंतर नहीं है, बस वो तैयारी आप करते रहें तो वो पहला ही सिलेबस, चाहे वो सुपर टेट का हो, यूपी टेट का तो सिलेबस बहुत ही, मतलब ये जो सिलेबस है वो लगभग सभी जगह का सिलेबस है, तो इनमें कुछ अंतर हमें कभी भी देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन हाँ, जो सुपर टेट उत्तर प्रदेश का है उसका सिलेबस वही पुराना वाला है, और वो इसलिए भी जो है अपलोड है आपके आयोग के वेबसाइट पर, इसलिए भी है बच्चों कि कम से कम जो हम लोग अभी बैठे हैं तो कम से कम जिनका यूपी टेट सी टेट सब निकला है, कम से कम उसी स्तर पे तैयारी करते रहे। जब नई नियमावली आएगी और अगर कुछ परिवर्तन होगा भी तो सिलेबस में आमूलचूल परिवर्तन ही हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा है बच्चों, ये पेपर का पैटर्न है ना। बस सीटेट और इसमें यूपी टेट में अंतर यही है कि उसमें सीधे तौर पे फिक्स होता है कि 15 जो आपके सवाल हैं, जैसे ईवीएस में 15, ये पूरा पेडागोजी, मैथ में 15 पेडागोजी, 15 कंटेंट, लैंग्वेज में 15 कंटेंट और 15 पेडागोजी, इस तरह से देखने को मिलता है। सेम यहाँ भी 15 सवाल कंटेंट, 15 पेडागोजी, 15 सवाल कंटेंट, 15 पेडागोजी। एसएसटी या फिर साइंस में से भी आपका जो है पेडागोजी, उसमें भी कुछ पूछा जाता है, कुछ क्या पूछा, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और सीडीपी तो आपका है ही। अब देखो सीडीपी में अगर मैं बात करूं तो आपका यूपी टेट और सीटेट में अंतर ये है कि यूपी टेट में बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं, है ना, बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस। इस बार का आपने देखा कि सीटेट काफी लेंथी पेपर बना था, जिसे पढ़ने में ही काफी समय लग गया था, है ना। तो इस वजह से, लेकिन यूपी टेट में सीधे सीधे क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज्यादा लेंथी, पढ़ने में आपको समस्या नहीं आएगी। सटीक उत्तर पता है तो आप सटीक लगा सकते हैं। अब तक तो पेपर का पैटर्न यूपी टेट का यही रहा है। तो ये था आपके पैटर्न का विश्लेषण। अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैं क्या हूं कि मेरा, अगर मैं अपने विषय की बात करूं तो मैं पेपर 2 में ज्योग्राफी में पढ़ाती हूं, और पेपर अगर 1 में देखा जाए तो मैं ईवीएस पढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि मैं ईवीएस के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ईवीएस का सिलेबस आखिर क्या है, पाठ्यक्रम क्या है ईवीएस एंड पेडागोजी का। ठीक, तो देखिए पर्यावरणीय अध्ययन विज्ञान। अब देखो इसमें अगर मैं बात करूं पर्यावरणीय अध्ययन में, तो बच्चों आपको इतना मैं बता दूं कि इसमें विज्ञान भी आता है। आप जानते होंगे कि एनसीएफ 2005 के तहत ईवीएस को एक एकीकृत विषय बनाया गया था, जिसमें एसएसटी के भी और साइंस और आपके जो जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड जो है, ये तीनों को जोड़ करके एक विषय बनाया गया जिसका नाम था आपका ईवीएस। अब ईवीएस में बच्चों विज्ञान भी आता है। ईवीएस में अब चूंकि मुझे ये पूरा कंप्लीट कराना पड़ता है, मुझे अब इतिहास में भी अगर आता है सवाल तो 1857 की क्रांति से 1947 के आजादी तक हमें, है ना, जो है पूरा आपका
ये पूरा इतिहास का ये पूरा कालक्रम आता है। पूरा भूगोल, चाहे वो आपके उत्तर प्रदेश का भूगोल हो, चाहे पूरे भारत का भूगोल हो, इवन विश्व के भूगोल भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारा महाद्वीप महासागर से, जलधाराओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। नागरिक शास्त्र यानी कि आपके पॉलिटी वगैरह से भी सवाल, बहुत सारे पॉलिटी, कम से कम 5 सवाल पॉलिटी से पूछे जाते हैं, 5, है ना। अब पर्यावरण संरक्षण से आपके क्वेश्चन, तो आप देखोगे कि इतने विषय को क्लब करके बनाया गया है ना, इतने विषय को क्लब करके बनाया गया है। अब विषय वस्तु में सबसे पहले तो बच्चे का जो कहा जाता है कि सीखने का, लर्निंग का सबसे जो मेन होता है पहला, तो वो उसका परिवार है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें परिवार पढ़ना ही होता है। भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, यानी कि हमें भोजन में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एक एक चीज पढ़ना होता है ना। आवास पूरा हमें देखना होता है, और आवास का मतलब कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में कैसे आवास होते हैं, है ना, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में, मतलब कुल मिला के एकदम भूगोल से रिलेटेड करके, साइंस से रिलेटेड करके आप पढ़ सकते हो। पेड़ पौधा जंतु, यानी पूरा एनिमल किंगडम पढ़ना होता है, प्लांट किंगडम पढ़ना होता है, यानी पूरा साइंस के कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं। हमारा परिवेश नाम से एससीईआरटी की बुक भी है, वो भी हमें पूरा देखने को मिलता है क्लास 7th में, एससीईआरटी की बुक में। मेला, यानी कि जितने यूपी के मेले हैं और भारत के जो सर्व प्रसिद्ध मेले हैं, वो सब भी आपका देखने को मिलता है आपके पाठ्यक्रम में। यहाँ तक कि स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, और जल, है ना, जल से रिलेटेड, यातायात, संचार से रिलेटेड, खेल तथा खेल भावना, और भारत की नदियां, पर्वत, पठार, यानी भारत का भूगोल, भारत का वन, भारत का यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, है ना, ये सारी चीजें, महासागर से संबंधित जलधारा, लवणता, है ना, ये सब पूछा जाता है ना। हमारा प्रदेश यानी यूपी स्पेशल भी, यूपी की नदियां पूछी जाती है, यूपी में पर्वत, पठार जो भी है ना, तो ये सारी यातायात। यहां तक कि अब आता है संविधान। सोचो, नाम ईवीएस है लेकिन पढ़ना संविधान भी है ना, क्योंकि एकीकृत विषय है, तो जाहिर सी बात है हमें सारे विषय को जोड़ के पढ़ना होगा। तो हमारा संविधान, शासन व्यवस्था, है ना, शासन व्यवस्था भी हमें देखने को मिलता है। शासन व्यवस्था का मतलब हमें पंचायती राज पूरा देखने को मिलेगा। तो इसमें पूरा स्थानीय स्वशासन पढ़ना होता है, ग्राम पंचायत पढ़ना होता है, नगर पंचायत पढ़ना होता है, जिला पंचायत पढ़ना होता है, नगर पालिका पढ़ना होता है, नगर निगम पढ़ना होता है, जिला प्रशासन पढ़ना होता है, प्रदेश की शासन व्यवस्था यानी यूपी की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका हमें पूरा पढ़ना होगा, है ना। न्यायपालिका मतलब कि पूरा सर्वोच्च, है ना, न्यायालय, और हमें अपना उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, इन सब के बारे में देखना है। कार्यपालिका के बारे में, संसद की कार्यपालिका और आपके प्रदेश की कार्यपालिका के बारे में भी देखना होगा। हमारा राष्ट्रीय पर्व क्या है ना, राष्ट्रीय पर्व का मतलब है कि गांधी जयंती के बारे में, है ना, आपका स्वतंत्रता दिवस के बारे में, गणतंत्र दिवस के बारे में, इसके पीछे का इतिहास क्या रहा है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। यहाँ तक कि हमारे कुछ राष्ट्रीय प्रतीक भी हैं, तो ये सब, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का प्रतीक से बहुत क्वेश्चन आता है कि तीर धनुष का निशान और किनारे किनारे मछली, तो ये सब से भी पूछा जाता है। मतदान यानी कि चुनाव से संबंधित और राष्ट्रीय एकता से संबंधित चीजें भी पूछी जाती हैं। अभी तो और है, अब पर्यावरण से रिलेटेड, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट, ये सारी चीजें इसी में आती है कि पर्यावरण की आवश्यकता क्या है, पर्यावरण का महत्व, उपयोगिता क्या है, पर्यावरण संरक्षण क्या है, पर्यावरण के प्रति हमारे सामाजिक दायित्व बोध क्या है, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं क्या हैं। ये सारे, योजना का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पर्यावरणीय संस्थान कौन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं, चाहे स्टॉकहोम से सम्मेलन हो या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, ये सारे चीजें आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अध्यापन संबंधी मुद्दे, अब आ गया पेडागोजी। हालांकि अब तक ऐसी कभी नहीं हुआ है कि पेडागोजी ईवीएस में कभी पूछी गई हो, कभी नहीं। आप पूरा प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, ये नहीं। लेकिन हाँ, भविष्य का देखते हुए मैं ये आपसे दावे के साथ कह सकती हूं कि भविष्य में पेडागोजी यहां से जानबूझ करके
टफ करने के लिए, पेपर के लिए पेडागोजी भविष्य में यहाँ से पूछा जा सकता है। क्योंकि आप जब हरियाणा टेट को देखोगे तो हरियाणा टेट का लगभग सिलेबस ऐसा ही बनाया गया है। पहले हरियाणा टेट में भी सीधे बायो से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, सारी चीजें, लेकिन भविष्य में बच्चों आप देखो कि हरियाणा टेट में बाद में बदलाव हुआ और कम से कम 5 से 7 सवाल पेडागोजी के पूछे जाते हैं। तो भविष्य में ये हम मान के चल रहे हैं कि सीटेट की तरह 15-15 तो नहीं होगा, लेकिन 2-3 पेडागोजी, 4 पेडागोजी इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि अब देखो आप दिया भी है कि पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति। पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है? एकीकृत पर्यावरण। एकीकृत का मतलब है कि एक बहु विषय है इसमें, यानी एसएसटी भी पढ़ना पड़ता है, साइंस भी पढ़ना पड़ता है, इन्वायरमेंट भी पढ़ना पड़ता है ना। पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा क्या है? अधिगम का सिद्धांत हमें देखना है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान देख रहे हो, इसमें विज्ञान के बारे में भी हमें पढ़ना है ईवीएस में, और सामाजिक विज्ञान में व्याप्ति और संबंध के बारे में भी देखना है ना। अवधारणा प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण है ना, ये भी हमें देखना है। और अंत में वो कौन कौन से इन्वायरमेंट से संबंधी एक्टिविटी आती है, ये सब भी हमें देखना है। अब चूंकि सिलेबस में है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सब हमें पढ़ना ही है। अब आते हैं कि हम तैयारी की शुरुआत कैसे करें। मतलब अगर हमें तैयारी की शुरुआत करनी है तो आखिर कहाँ से करें? तो एकदम बेसिक से करिए बच्चों, है ना। पहले तो आप लोग सिलेबस को क्या करिए कि सिलेबस को पहले अपने एकदम अपनी दिशा निर्देश के रूप में इस्तेमाल करिए। पहले मतलब एक लक्ष्य बनाइए कि आज मुझे इतने सारे टॉपिक हैं, और आप देख सकते हो कि इतने सारे टॉपिक यहाँ दिए हैं। परिवार तो मुश्किल से 1-1.5 घंटे में ही खत्म हो जाता है, लेकिन भोजन चूंकि साइंस का है और पूरा हमें फूड कंपोनेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे पढ़ने होते हैं। तो फूड, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये एक साथ हमें खत्म करना है ना, एक साथ खत्म करना है, ठीक है। तो हमेशा एक लक्ष्य बना के चलिए कि मुझे, और ये सारा का सारा मैं आप बता रही हूं कि आप कौन सी बुक, तो एकदम बेसिक से शुरू करिए बच्चों, है ना। चूंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसमें कोशिश करिए कि पहले तो रणनीति के साथ पीवाईक्यूज, क्योंकि ऐसा हुआ था बच्चों कि आप जानते हो कि 2000 जब पेपर री एग्जाम हुआ था ना, 2022 में री एग्जाम हुआ था, क्योंकि पहले बार वाले में पेपर आउट हो गया था, फिर री एग्जाम हुआ था। तो बच्चों उसमें क्या था कि 2017 या शायद 19 वाला पेपर ही पूरा इन्होंने रिपीट कर दिया था। मतलब कि जिस बच्चे ने घोल के पिया होगा पीवाईक्यू, उसका तो 150 में, अरे भाई उस समय 150 में 146 नंबर, 145 नंबर लोगों के आए हुए थे। मतलब कि उस बहती गंगा में यहाँ तक कि पेपर 2 भी पूरा 2019 वाला ही उठा करके पेपर में 2017 और 2019 में से किसी का एक पूरा रिपीट कर दिया था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि उस दौरान मैंने यूपी टेट पढ़ाया था, आप लोगों में से कई बच्चे जानते भी होंगे। तो उस समय पेपर जैसे ही बच्चे एकदम परीक्षा केंद्र में बैठे थे, पेपर जो है मुश्किल से 20 मिनट में ही जो है पेपर दोबारा से वापस ले लिया गया था, क्योंकि पेपर एक जगह आउट हो चुका था। तो इसलिए फिर शायद जनवरी में, हाँ मुझे याद है, हाँ जनवरी में 2022 में फिर री एग्जाम हुआ था उसी का। तो ये है बच्चों, तो इसका मतलब कि पीवाईक्यू बहुत जरूरी है ना, पीवाईक्यू काफी जरूरी है। तो पीवाईक्यू आपको करना ही करना है। अब पीवाईक्यू के बाद आप या तो दृष्टि लर्निंग ऐप से जुड़ सकते हैं, है ना, या तो आप अपना डीएलए दृष्टि लर्निंग ऐप से जुड़ करके अभी आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप से। नहीं तो अगर आपको खुद से करना हो तो आप क्या करिए कि खुद से करने के लिए एससीईआरटी की किताबों को फॉलो कर सकते हैं। अब आप कहोगे मैम एससीईआरटी बुक हमें कैसे मिलेगी? अरे आप जाओ एससीईआरटी उत्तर प्रदेश वेबसाइट पर जाओगे, आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। कोशिश करिए कि अगर आपको पेपर 1 पढ़ना है ना, पेपर 1 यानी कि लेवल फर्स्ट पढ़ना है, तो कुछ नहीं बच्चों, लेवल फर्स्ट में जैसे क्या होता है कि हम जब सीटेट पढ़ाते हैं तो हम ये कहते हैं ना कि कक्षा 3, 4, 5 एनसीईआरटी लोग पढ़ते हैं ईवीएस की, और बाकी कोशिश करते हैं कि भाई नहीं आता है, लेकिन अब पेपर उसमें भी बदल रहा है सीटेट में, अब 6-7 में भी जो है एंट्री आती है। तो ये कोशिश करिए बच्चों कि आप जो है पेपर 1 के लिए एससीईआरटी की बुक मेरे हिसाब से, है ना, क्लास 6 पूरा क्लास 3rd से लेकर के,
है ना, 3rd से लेकर के 8th तक की आप साइंस की बुक पढ़ डालिए, है ना, साइंस की बुक पढ़ डालिए और एसएसटी की बुक पढ़ डालिए। क्योंकि इन्वायरमेंट अभी आपको मिलेगा नहीं, इन्वायरमेंट के लिए तो आपको ऐसा नहीं है, साइंस में जब आप जाओगे तो उसमें इन्वायरमेंट का एक चैप्टर दिया गया है, मैं पढ़ाऊंगी क्लास में, तो आप देख लेना, तो उन सब में भी आपका ये काम हो जाएगा। पेपर 2 के लिए अगर हम देखें, लेवल 2 के लिए अगर हम बात करें बच्चों, तो इनमें आप देखोगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री और ये सब तो आता नहीं है, इकोनॉमी आती नहीं है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर पेपर 2 के लिए अगर ज्योग्राफी वाला कंटेंट तैयार करना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। 9th और 10th की जो SCRT की बुक है, बस आप उसको तैयार कर लीजिए। 9th और 10th की SCRT की बुक ज्योग्राफी के लिए तैयार करना, क्योंकि इसमें इंडियन ज्योग्राफी है। अब आता है कि महासागर महाद्वीप कहाँ से तैयार करें, तो देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्लास 6 में SCRT की SCERT की बुक है, SST की, इसमें पूरा का पूरा महाद्वीप महासागर दिया है। अगर यहाँ से नहीं तैयार हो पा रहा है तो आप NCERT से तैयार कर सकते हैं, है ना, आप चाहें तो NCERT से भी तैयार कर सकते हैं, ये है ना, NCERT से भी तैयार कर सकते हैं। तो वैसे SCERT को फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, बहुत डेप्थ में दिया हुआ है, तो आप डिटेल में तैयार कर सकते हैं। तो ये तो था ज्योग्राफी का पोर्शन। सेम टू सेम आप जानते हो कि इसी में ज्योग्राफी के अलावा जो नागरिक शास्त्र वाली किताब है उसमें आप जाओगे तो पॉलिटी के, चाहे वो आपका पंचायती राज हो या फिर आपका पूरा संविधान हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, सब आप उस बुक से तैयार कर सकते हैं। मतलब कि कुल मिला के आपको 10 तक, इसमें भी आपको 6 से लेके 10 तक की SCERT की बुक, पूरी SST और साइंस के वो टॉपिक, है ना, साइंस के बच्चों वो टॉपिक जो आपके दिए गए हैं SCERT की बुक में और जो दिए गए हैं सिलेबस में, आपको वो भी पढ़ना है। मतलब आपको इसमें PRT में EVS में साइंस भी पढ़ना है, SST भी पढ़ना है और एनवायरनमेंट भी पढ़ना, ठीक है। और यदि आप ये नहीं कर पाते हो तो मेरी 3 बजे वाली आप क्लास देखना। कल से मैं 3 PM पे पूरा 40 टॉपिक को उठाऊंगी, 40 टॉपिक्स को उठाऊंगी सिलेबस के अनुसार, और 40 टॉपिक को मैं पूरा SCERT की बुक्स से पूरा प्रतिदिन मैं कराऊंगी और उससे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन कराऊं, ठीक है। तो आप चाहो तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और मेरी 3 बजे वाली क्लास भी आप जुड़ सकते हो। और भूगोल में और ज्यादा, है ना, डेप्थ में पढ़ना है तो आप सुबह 9 बजे वाली क्लास में भी आ सकते हो। तो ये था बच्चों, ये पूरा एक तरह से विश्लेषण। तो यही है, तैयारी की शुरुआत ही आप एकदम अपनी SCERT की पुस्तकों से करिए, ज्यादा अच्छा होगा। और नहीं तो अगर बहुत चाहते हो कि मेहनत कम लगे तो दृष्टि लर्निंग ऐप से भी आप जुड़ सकते हो। तो फिर मिलते हैं बच्चों, फिर कल 3 बजे की अपनी क्लास में, है ना, यूट्यूब पे ही 3 बजे की क्लास में, उसमें हम एकदम टॉपिक वाइज सारी चीजों को अब हम शुरू करने वाले हैं। तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।